हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल साइंस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस के साथ अध्ययन करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस का इतिहास के साथ क्या संबंध है या पॉलिटिकल साइंस का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो परिचय, इंट्रोडक्शन में हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब दो या दो से अधिक अलग अलग विषयों को एक साथ मिलाकर किसी विषय को समझना। अगर जैसे हम पॉलिटी का इकोनॉमिक्स के साथ या हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ, या हम साइकोलॉजी के साथ या सोशल साइंस के साथ मिलाकर उसको समझना, उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। रोगर एच सोल्टाउ के अनुसार राजनीति शास्त्र के उचित अध्ययन के लिए अन्य विज्ञानों अथवा ज्ञान की अन्य शाखाओं की सहायता आवश्यक है। कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस का स्टडी कर रहे हैं, अन्य विज्ञानों मतलब जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, उनकी सहायता से हम उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र के स्टडी के लिए सबसे पहले हमें इतिहास की आवश्यकता होती है। बीती हुई राजनीति का नाम ही इतिहास है, से इसकी आवश्यकता होती है। और मानव स्वभाव के विश्लेषण है तो उसके लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को समझने हेतु अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे व्यवहारवादी आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उदय हुए व्यवहारवादी आंदोलन ने सामाजिक विज्ञानों के संबंधों में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1980 तक चला। इसके बाद बिहेवियर रेवोल्यूशन ने सभी सोशल साइंस को इंटरकनेक्ट किया। इससे एक रेवोल्यूशन आया जिससे मानव सामाजिक जीवन एक आबाद इकाई बना। जिससे क्या हुआ कि एक सोशल साइंस जो है एक यूनिट की तरह काम किया। नई शाखाएं, न्यू ब्रांचेस, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से ज्ञान की नई शाखाएं प्रस्फुटित हुई। तो उससे क्या है कि नई शाखाएं, जो उप शाखाएं थी, वो निकल के, वो उभर के सामने आए। जैसे पॉलिटिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमेट्रिक्स, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आदि। समाज विज्ञान शोध परिषद मतलब सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल। तो अमेरिका के विद्वानों द्वारा सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का गठन किया गया। इसका ये मतलब है कि सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का गठन जो 1923 में हुआ था, ये अमेरिकी विद्वानों द्वारा किया गया, जिसने समस्त समाज विज्ञानों को एक इकाई के रूप में आबद्ध किया। मतलब जितने भी समाज विज्ञान थे, जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट थे, उनको एक यूनिट के रूप में बांध के रखा। अब संबंधों का केंद्रीय आरेख, सेंट्रल रिलेशनशिप डायग्राम। तो राजनीतिक विज्ञान का हिस्ट्री के साथ क्या संबंध है, या पॉलिटी का एथिक्स के साथ क्या संबंध है, या पॉलिटिक्स का सोशियोलॉजी के साथ क्या संबंध है, पॉलिटिक्स का ज्योग्राफी या साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स के साथ क्या संबंध है। ये इंटरडिसिप्लिनरी नेटवर्क है। ये सभी सामाजिक विज्ञान जो है राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। अब राजनीतिक विज्ञान और इतिहास, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो राजनीतिक विज्ञान और इतिहास का क्या संबंध है? सीले के अनुसार राजनीति को यदि इतिहास के अध्ययन से विरक्त न किया जाए तो ये अशिष्ट बन जाएगा। राजनीति को अगर इतिहास के अध्ययन से निकाल दिया जाए या उदासीन कर दिया जाए तो यह एक वर्स्ट बन जाएगा, इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। और इतिहास को राजनीति से अगर संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा, मतलब इतिहास से राजनीति को निकाल दिया जाएगा, तो यह एक कोरा साहित्य बन करके रह जाएगा। तो राजनीति के लिए इतिहास जरूरी है और इतिहास के लिए राजनीति जरूरी है। आगे हम देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान के लिए इतिहास की उपयोगिता। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान के लिए इतिहास क्यों जरूरी है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास का ज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये एग्जीक्यूटिव हुआ, या जुडिशरी हुआ, या लेजिस्लेचर हुआ, इन संस्थाओं के इतिहास का विकास कैसे हुआ। पॉलिटिकल साइंटिस्ट को उन संस्थाओं का वर्तमान स्वरूप समझने के लिए उनका ऐतिहासिक विकास जानना आवश्यक है।
राजनीतिक विशेषज्ञ को उन जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका वर्तमान स्वरूप समझने के लिए उसके इतिहास के ज्ञान को जानना आवश्यक है। मतलब उनका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे संसद का विकास कैसे हुआ, पास्ट में संसद कैसा था और वर्तमान में संसद कैसा है और उसका विकास कैसे हुआ, और राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत किस प्रकार विकसित हुआ, मतलब जो राज्य की सॉवरेंटी है उसकी थ्योरी का विकास कैसे हुआ। भारतीय संसद को लें तो भारतीय संसद में जैसे 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, फिर उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1947 में इंडिपेंडेंस पाए और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन संसद आया। तो उसका विकास कैसे कैसे किस किस एरा में कैसे कैसे उसका विकास हुआ। फिर राजनीति के अस्थायी सिद्धांतों का ज्ञान। इतिहास से राजनीति के कुछ अस्थायी सिद्धांत निकलते हैं। जैसे इतिहास साक्ष्य है कि जब शासक अत्याचारी होते हैं तो विद्रोह होता है, इस किसी अलग धर्म वाले अन्य धर्म वाले लोगों पे अत्याचार करता है, उनको धर्म नहीं मानने देता है, तो क्या होता है, रेवोल्यूशन आ जाता है। उससे सेकुलर स्टेट की ओर विकास हुआ और उसी से धर्मनिरपेक्ष राज्य सिद्धांत का विकास हुआ। अब इसमें हम इतिहास, भूत और वर्तमान के बीच कड़ी का वर्णन करेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, जो ऐतिहासिक चेतना है। इतिहास का अध्ययन हमारे विचारों और ज्ञान के क्षितिज को विस्तृत बनाता है तथा भूत एवं वर्तमान के बीच कड़ी का कार्य करता है। जैसे हम इतिहास का अगर हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं या हिस्ट्री के स्टडी करते हैं तो ये हमारे जो विचार है, जो हमारी जो सोच है उसको वो बड़ा बनाता है, उसको विस्तृत बनाता है तथा भूत एवं वर्तमान के बीच कड़ी का कार्य करता है। मतलब इतिहास जो है भूत एवं वर्तमान के बीच की कड़ी का कार्य करता है। इतिहास का राजनीतिक विज्ञान की उपयोगिता। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। बीती हुई राजनीति का नाम ही इतिहास है। मतलब जो भी पास्ट में जो भी राजनीति हुई है, जो भी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई हैं, उसी का नाम ही इतिहास है। हिस्ट्री इज नथिंग बट पास्ट पॉलिटिक्स। राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है। मतलब लॉर्ड ब्राइस के अनुसार राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है। मतलब इतिहास, हिस्ट्री और पॉलिटी के बीच जो है राजनीति शास्त्र स्थित है। इतिहास के लिए राजनीतिक विज्ञान की उपयोगिता। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का सही विवरण मिलता है। इतिहास की स्टडी के लिए हमें राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। जैसे सामंतवाद, फ्यूडलिज्म और राज्य का दैवीय सिद्धांत। राज्य का दैवीय सिद्धांत माने डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, और राज्य धर्म संघों का संघर्ष, मतलब चर्च स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सारे जो है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं और इसके बिना हम इतिहास को समझना असंभव है। राजनीतिक आंदोलन की समझ। 20वीं सदी में भारत के इतिहास को समझने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, 1935 के शासन का अधिनियम, आंदोलन, दल बदल और राजनीति के अध्ययन आवश्यक है। तो 20वीं सदी में भारत के इतिहास को समझने के लिए जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग है, या 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसको आंदोलनों को या दल बदल की राजनीति अध्ययन करने के लिए हमें राजनीतिक आंदोलनों को समझना आवश्यक है। कार्ल फ्रेडरिक डी ब्रोगन और सर्टोरी का योगदान। तो इन विद्वानों ने राजनीति के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक सामग्री का अत्यंत कुशलता के साथ उपयोग किया है और राजनीति एवं इतिहास दोनों समृद्ध हुए। तो इन विद्वानों की योगदान की वजह से ही राजनीति एवं इतिहास दोनों समृद्ध हुए हैं। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का संबंध। प्रोफेसर गिल क्राइस्ट के अनुसार आर्थिक शक्तियाँ राजनीतिक आंदोलनों पर गहरा प्रभाव डालती है तथा आर्थिक जीवन का निर्धारण राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक विचारों से होता है। जो राजनीति है और अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से बहुत ही गहराई के साथ जुड़े हुए हैं और ये अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी देश को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और आदि चीज़ें लोगों की राजनीति पर प्रभाव डालती है और लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो तो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं और सरकार जो है
क्या करती है कि उसके लोगों के आर्थिक जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारी नीतियां लाती हैं। जैसे मान लो कि सरकार किसानों को सब्सिडी देती है जिससे खेती पे असर हो और खेती ग्रोथ करे। जो राजनीति और अर्थव्यवस्था है एक दूसरे से संबंधित है। अर्थशास्त्र की राजनीतिक विज्ञान के प्रति उपयोगिता, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, आर्थिक परिस्थितियां सरकार के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन इकोनॉमिक फैक्ट्स। प्राचीन और मध्ययुगीन सरकारें एरिस्टोक्रेटिक थी। एरिस्टोक्रेटिक मतलब अभिजातंत्रीय थी और सत्ता धनिक वर्गों के हाथ में था। और सत्ता जो है धनी वर्ग में कुछ लोगों के हाथों में, जैसे सामंतवादी लोगों के हाथों में सत्ता थी उस समय। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लोकतंत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब जो भी औद्योगिक क्रांति की वजह से मास प्रोडक्शन हुआ और उससे क्या हुआ, मध्यम वर्ग उभर के सामने आया और उससे क्या हुआ कि लोकतंत्र के विकास का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। मतलब उसके विकास से लोकतंत्र आया। इसका मतलब ये है कि जो भी इतिहास में राजनीतिक क्रांतियां हुई है उसके पीछे आर्थिक शक्तियों का हाथ रहा है। जैसे अमेरिका स्वाधीनता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, रूस व चीन की साम्यवादी क्रांति, ये सभी आर्थिक असंतोष के कारण ये सारी क्रांतियां हुई। भौतिक साधनों का श्रेष्ठतम बंटवारा, ऑप्टिमम एलोकेशन। प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन के अनुसार आय के पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए आक्रामक नीतियां। सरकार जो है समाज के जो धनी वर्ग हैं उससे टैक्स लेकर गरीबों को बांट देती है। राज्य को नीति इस निर्धारित करनी चाहिए कि जिससे सभी को जीविका के समान साधन उपलब्ध हो। और इससे ये राज्य क्या होता है, राज्य सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए। तो आर्थिक नियोजन तथा बजट पद्धति। नियोजन मतलब प्लानिंग मतलब निजी लाभ की अपेक्षा उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन। जैसे 5 इयर्स प्लान जो पंचवर्षीय योजनाएं यूएसएसआर ने निकाली थी, और नीति आयोग जैसे इंडिया का जो बजट सिस्टम है। आर्थिक नियोजन तथा बजट पद्धति। नियोजन मतलब प्लानिंग। समाजवादी देशों में आर्थिक नियोजन है जो प्लानिंग का आश्रय लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि कितना उत्पादन किया जाए और वितरण का ढंग क्या हो। जैसे सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया था और भारत ने नीति आयोग का आरंभ किया था। राजनीति का अर्थशास्त्र पे प्रभाव। अर्थशास्त्र पे राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला कानून मतलब मिनिमम वेज लॉ, न्यूनतम मजदूरी विधेयक या कामगार मुआवजा एक्ट या अनिवार्य दुर्घटना बीमा योजना तथा श्रमिकों के लिए मैक्सिमम आवर लॉ, अधिकतम कार्यकाल का निर्धारण, ये सारे जो इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट करता है। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर राज्य का नियंत्रण। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कंस्टिट्यूट द हार्ड कोर ऑफ स्टेट एक्टिविटी। जैसे WTO, FDI पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट माने आयात निर्यात, रेस्ट्रिक्शंस, ये सब राजनीतिक निर्णय हैं। राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और युद्धों का प्रभाव। मतलब राजनीतिक अस्थिरता से हिंसा होती है और युद्धों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोरिस डोवर्जर के अनुसार एशिया अफ्रीका के उन देशों में जहां गरीबी और सामाजिक अत्याचार हैं, लोकतंत्रीय सरकारें सफल नहीं होती है। मतलब उन्होंने बोला कि जो भी एशियन कॉन्टिनेंट है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उन देशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे जो सामाजिक अत्याचार है और वहाँ पे लोकतंत्रीय सरकारें जो है सफल नहीं होती, वहाँ पे राजनीतिक पॉलिटिकल अस्थिरता रहती है और आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। कार्ल मार्क्स का योगदान। Marx' economic base determines everything. Class struggle, mode of production, means of production. Capitalism exploits workers. Political revolution needed. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स की जो बुक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था ही समाज की हर चीज़, राजनीति, धार्मिक, कानून, संस्कृति सबको निर्धारित करती है।